नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। टीम मोहन की सुपर 30 का आज ऐलान हो गया। एमपी में कुल 35 या 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनकी संख्या कुल विधायकों के आधार पर तय होती है, लिहाजा इसमें कंफ्यूजन सा ही रहता है। बहरहाल यदि 34 मानकर बात करें तो 31 तो आज हो गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत अब गुंजाइश जिनकी है उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जातिगत और इलाकाई संतुलन के आधार पर ठीक बैठा हुआ संतुलन दिखता है। सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक मुख्यमंत्री सहित 12 अन्य पिछड़ा वर्ग के, 7 सामान्य वर्ग के, 4 एससी और 5 एसटी सहित महिलाओं को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। जितने सांसद जीते उनमें से रीति पाठक कतार में रह गई। ट्राइबल के एक स्वनाम धन्य नेता फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए और एक ओम प्रकाश धुर्वे जीते जरूर, लेकिन उनकी जगह संपतिया उइको को मौका देकर संगठन ने बता दिया कि वे नई लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं। हालांकि सिर्फ ट्राइबल में ही नहीं बताया। ट्राइबल में अगर आप देखें तो बहुत सारे नाम हैं। मीना सिंह भी है उसमें, बिसाऊलाल सिंह भी है, लेकिन ये सिर्फ ट्राइबल में ही नहीं बताया बल्कि उन बड़े नेताओं को ही बता दिया जो अजय थे अब तक, यानी गोपाल भार्गव। भूपेंद्र सिंह भी सूची में नहीं है। इसे अगर आप चाहें तो अपनी सुविधा से ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि शिवराज कैबिनेट के बहुत सारे मंत्री बाहर कर दिए गए, वो खास तौर पर जो उनके बहुत करीब के तौर पर नुमाया थे। जो समाहित किए गए उनकी योग्यता पूर्व मंत्री के बजाय इलाका विशेष या जाति विशेष ज्यादा दिख रहा है। भोपाल को भी 2 मंत्री मिल गए। मालवा निमाड़ से 7 सबसे अधिक मंत्री बनाए गए। वो इलाका भी बहुत सारे विधायक उगलने वाला है। तो आज बात करेंगे नई टीम मोहन की। जो आए तो क्यों, जो रुके तो क्यों। इसके बाद ये वरिष्ठता जैसा भाव क्या पोर्टफोलियो में भी दिखेगा। हटाने और रखने का पैमाना क्या रहा होगा। क्या वरिष्ठता या फिर परफॉर्मेंस। क्या इसे बीजेपी का कायाकल्प कहकर परिभाषित कर सकते हैं। आयुर्वेद की एक विधा है कायाकल्प, जिसमें बहुत सारी बीमारियों को दूर करने का क्लेम किया जाता है और होती भी दूर है। तो वही कायाकल्प हम कह सकते हैं बीजेपी का है ये। कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो क्या उनका ओबीसी राग का बलून फोड़ नहीं दिया बीजेपी ने आज। बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो दे रहा होगा। अमूमन हम आपको एक पैकेज इस वक्त दिखाते हैं, लेकिन आज पैकेज नहीं दिखाएंगे। 3 अलग अलग बयान सुनाते हैं नए नवेले नवोदित मंत्रियों के, जो हैं नए हैं तो सीनियर, लेकिन नवोदित मंत्री हैं। सुनिए। वर्ग से काम करेंगे और हमारी टीम मध्य प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में काम करेगी। मध्य प्रदेश नंबर 1 बने हर क्षेत्र के अंदर, ये हमारा प्रयास होगा। अब चूंकि काम करने का मुझे काफ़ी अनुभव रहा है, मैं उमा जी के साथ भी मंत्री रहा, बाबूलाल गौर साहब के साथ भी मंत्री रहा और माननीय शिवराज जी के साथ भी काम किया मैंने। और अब हम मोहन जी के साथ एक नए उमंग के साथ काम करेंगे और एक स्वस्थ मध्य प्रदेश बनाएंगे, स्वच्छ मध्य प्रदेश बनाएंगे, उन्नत मध्य प्रदेश बनाएंगे। तो हमारी 2 ही जिम्मेदारी है, सुशासन को स्थापित करना और बेहतर करना, और दूसरा है कि हम सदन के भीतर मर्यादाओं का पालन करें। जो चीजें मैंने अटल जी से सीखी हैं, 4 ही चीजें हैं, गरीब कल्याण है, महिला सशक्तिकरण है, युवा है और किसान। जो हम लोगों के ऊपर विश्वास किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजनाएं हैं, जनजाति समाज की योजनाएं हैं, उनको हम नीचे स्तर तक उतारेंगे। तो ये सुना आपने जो 3 बयान, हमने 3 इसलिए चुने। 2 बहुत सीनियर लीडर हैं, एक ट्राइबल चेहरा, जो नया ट्राइबल चेहरा जिसका मैं जिक्र कर रहा था, संपत्ति उइके। हालांकि उतनी नई नहीं है, वो एक बार सांसद भी रह चुकी हैं, लेकिन फिर भी विकल्प के तौर पर कैसे ट्राइबल के फेस के तौर पर वो इस्तेमाल हो रही, इसलिए उन्हें हमने अपने इस प्रमुखता से उनको यहां पर शामिल किया। तो उन मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है अजय धुवले, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। स्वागत है अजय जी का। दूसरे मेहमान हैं अभिनव बारोलिया, कांग्रेस के युवा विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। अभिनव जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुरेश शर्मा। सुरेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत अमूमन हम अपने पॉलिटिकल गेस्ट से करते हैं, लेकिन आज करेंगे सुरेश जी से। सुरेश जी, आपकी टिप्पणी पहली नजर में, आपकी नजर में टीम मोहन किस तरह की है। देखिए, संतुलित कहा जाएगा और ये भी कहा जाएगा कि इसमें जातीय समीकरणों को भी क्षेत्रीय संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। और यदि ये कहा जाए कि शिवराज जी को हटाने के बाद इसी प्रकार के मंत्रिमंडल की जरूरत थी, तो उसको उपयुक्त कहा जा सकता है इस मंत्रिमंडल को। यदि 2 अन्य बातों को ध्यान दिया जाए, रीति पाठक को क्यों छोड़ा गया, ये एक सवाल उठेगा। और सागर में भाजपा के मूल कार्यकर्ता की बजाय बाद में आकर भाजपा में जुड़े नेता को मंत्रिमंडल में शामिल करने का क्या अर्थ है, इन चीजों पर हमें समीक्षा करना पड़ेगी। लेकिन एक बात मैं पहले ही दौर में आपसे कह दूं, मुझे ये लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को हटाने के बाद जिस तरीके के परिणाम आना चाहिए,
उन परिणामों को के प्रभाव को रोकने के लिए ये मंत्रिमंडल बनाया गया है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव को मिशन 29, 28, 22 जो भी हो वहां तक ले जाए। 29 ही है मिशन। एक बार अब इन कर लेते हैं अजय जी को। अजय जी, आपने सुना सुरेश जी जिस तरह का आकलन कर रहे हैं, मैं सवाल लेके जाता, उन्होंने दो एक साथ ही पूछ लिए, मैं टुकड़े में जरूर पूछूंगा। जो सांसद बच गए उनकी वजह क्या है, या एक लाइन पे बता दीजिए, चलिए अलग अलग, आपको धर्म संकट में नहीं डालता। जो आए उनका क्वालिफिकेशन, जो रुके वो क्यों डिस्क्वालीफाई हुए? देखिए प्रवीण जी, पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मंत्रिमंडल किस मैंडेट के पास बना है। ये मंत्रिमंडल बना है एक भारतीय जनता पार्टी को जो 49% वाला पैन मध्य प्रदेश का अभूतपूर्व मैंडेट मिला, उस मैंडेट के बाद में ये मंत्रिमंडल बना है। निश्चित रूप से जनाकांक्षाएं का सम्मान करना था और अपने योग्य क्षमतावान कार्यकर्ताओं को इसमें सम्मिलित भी करना था। ऊर्जावान के साथ साथ आपको अनुभव को भी तरजीह देनी थी और आपको योग्यता के साथ साथ कहीं ना कहीं संगठन कौशल्य से और राजनीतिक कौशल्य से परिपूर्ण कार्यकर्ताओं को भी इसमें सम्मिलित करना था। तो मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कैप होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सीलिंग है कि आप 15% से वो मिनिस्टर्स नहीं बना सकते, आपका असेंबली का जितना स्ट्रेंथ होता है, तो निश्चित रूप से 35 का जो कैप है, उस 35 के कैप में आप जितने लोगों को सम्मिलित कर सकते हैं, उन लोगों को सम्मिलित करके जो विकसित मध्य प्रदेश के लिए हमें पाया, जिसको आधारभूत संरचना वाला विकसित मध्य प्रदेश, देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला विकसित मध्य प्रदेश, इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों को, सभी वर्गों को और निश्चित रूप से संगठन कौशल से परिपूर्ण कार्यकर्ताओं को इसमें सम्मिलित करना था। तो कहीं ना कहीं संगठन को कहीं किसी को सम्मिलित करना पड़ता है, किसी को छोड़ना पड़ता है। जो आपका दूसरा प्रश्न है कि जो रुके हैं उनको नहीं लिया और जो नए आए उनको लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विचारों पर खड़ा हुआ दल है। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास करके विचारों में सम्मिलित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में चलने में उत्सुक है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में सम्मान दिया जाता है, क्योंकि हम विचारों पर आधारित पार्टी है। आप असम का उदाहरण देख लीजिए, सम्मान देने वाले। अभिनव जी, आऊंगा आपके पास, अभिनव जी के पास चलते हैं। और भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विचार सबका सम्मान करते हैं, मगर रुक गए। अभिनव जी को इन करते हैं। अभिनव जी, पहले आप लोग कह रहे थे, ये तो बताइए, कैबिनेट नहीं बना पा रहे हैं, दिल्ली तक जा रहे हैं, चिट्ठी लेने जाते, अब लेके आए, और लेके ऐसे आए कि जो एक आपका बहुत बड़ा बलून राहुल गांधी खड़ा कर रहे थे, ओबीसी ओबीसी ओबीसी, सीएम समेत 12 ओबीसी इसमें समाहित हैं। आपकी टिप्पणी। देखिए, हम जातिगत जनगणना की मांग पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा 5 राज्यों के रिजल्ट आए, उसमें 2 राज्यों में कांग्रेस और उसके साथ जबरदस्त कांग्रेस और साथ में दूसरी मणिपुर में जबरदस्त जीत हुई है मिजोरम में, और 3 राज्यों में भाजपा की हुई है। 10 लाख ज्यादा वोट हमें मिले। मध्य प्रदेश में भी 40 लाख वोट हमें मिले, ऐसा नहीं है, 66 सीटें आई हैं हमारी। आप बलून की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में, मैं ये बात नहीं करूंगा, 3, 4, 5 राज्यों के अलावा ये सेंट्रल इंडिया, उत्तर भारत में है भारतीय जनता पार्टी पीक पर है अपने, ये तारीफ काबिल है, पीक पर है। मतलब लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में अपने शिखर पर है। अब शिखर से ऊपर तो कुछ होता नहीं है, नीचे ही आना है। तो जितनी ताकत भाजपा लगा सकती है लगा रही, लेकिन आप देखेंगे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, झारखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये तमाम राज्यों में भारतीय मतलब 10 से 12 राज्यों में तो अस्तित्व ही नहीं है, बिल्कुल शून्य पे है भाजपा। बाकी जगह आप बंगाल में देखेंगे कमजोर हो चुकी है, जिस उफान पे भाजपा गई थी वहां पे कमजोर हो गई वो। महाराष्ट्र में ओबीसी आंदोलन, जो अभी हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, ओबीसी आंदोलन अपने चरम पर है, जहां पे खुद इनकी सरकार, जो खरीदी हुई सरकार है, वो गफलत में है कि क्या करें हम। तो ये तमाम मुद्दे यहां पर, हाँ मैं मानता हूं कि एक ओबीसी लोगों को तरजीह दी है और हम स्वागत करते हैं, हम शुभकामनाएं भी देते हैं मंत्रिमंडल को, और हम चाहते हैं कि जनता के मुद्दे लगातार उठते रहें। जनता इंतजार कर रही है, किसान परेशान है, तुलाई जो 2100 रुपए उसको मिल रहे हैं वो 3100 चाहता है। 2 से 3 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं। सरकारी युवा जो हमारे बेरोजगार हैं वो रोजगार चाहते हैं। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। तो इन मुद्दों के साथ हम चुनाव लड़ेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, हमारी मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं आप कह रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार सुरेश जी को इन करता हूं। सुरेश जी, मूल विषय पर फिर से आते हैं। वो ये है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भाई आप देखिए कि गोपाल भार्गव बड़ा चौंकाने वाला नाम है, भूपेंद्र सिंह बड़ा चौंकाने वाला नाम है जो नहीं हुए। चलिए, प्रभुराम चौधरी तो ठीक है, जो भी एक भी सिंधिया जी की खेमे का ठप्पा जिन पे लगा है, उनमें से जिन जिन को इन कर सकते थे उनको कर लिया। लेकिन गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह क्यों खारिज हुए होंगे आपकी समझ से? गोपाल भार्गव के वो खुद और उनके परिवार वाले तो एज सीएम खुद को प्रोजेक्ट कर रहे थे इलेक्शन के दौरान। नहीं, गोपाल भार्गव जी का मंत्रिमंडल में नहीं आना हमें भी अचरज कर गया।
और दूसरा जो है रीति पाठक जी का उनका मंत्रिमंडल में नहीं आना, एक महिला और एक ब्राह्मण होने का दंड शायद उसको दिया गया होगा, क्योंकि आज स्वर्णों की तरफ देखने का साहस तो बहुत लोगों में नहीं है। हम अभी भी ओबीसी की प्रशंसा कर रहे थे, तो ओबीसी भी पहले स्वर्ण ही हुआ करते थे, क्योंकि ना तो वो दलित में आते थे, ना जो है वो अनुसूचित जाति में आते थे। लेकिन आप कैटेगरी खड़ी कर दी विभाजन की दृष्टि से, तो अपन चलो उसको भी मान लेते हैं। लेकिन गोपाल भार्गव जी का मुझे निश्चित रूप से ऐतराज लगा कि उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। बिसाहूलाल सिंह जो है उनका भी ऐतराज लगा, क्योंकि वो तो कांग्रेस छोड़ के ही मंत्री बनने के लिए आए थे, तो आज एक बड़े आदिवासी चेहरे को छोड़ा गया है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है प्रवीण जी, यदि इस बात को मेरे भाषा में माना जाए, जैसा मैं बोलता हूं उस भाषा में, कि मध्य प्रदेश में धारा 370 हटाने के लिए सारी जो है औपचारिकताएं पूरी की गई हैं, जिसमें ये भी कहा गया है कि आप जो है इंटरनेट बंद कर दीजिए, आप ये भी कहा गया कि सेना भी अलर्ट रहिए, और कुल मिलाकर के जो शिवराज रूपी धारा 370 थी उसको हटाने के लिए ये सारे उपक्रम रचे गए हैं। तो इसलिए इसको हम राजनीतिक रूप से देख सकते हैं। मैं धारा 370 की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, ये भी यदि मान लो जोड़ दिया जाए कि गोपाल भार्गव नहीं मंत्री बन पाए, बिसाहूलाल सिंह और अन्य जो नाम नहीं बन पाए, तो लद्दाख होंगे ये, तो इसलिए इनको अलग थलग कर दिया गया होगा, इनको केंद्र शासित बना दिया गया होगा। तो हम इस समीक्षा के रूप में इसे देख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर राजनीतिक कहूंगा, वो ये है कि हमारे कांग्रेस के मित्र ने बहुत अच्छी व्याख्या की है कि वहां कांग्रेस भाजपा नहीं है, वहां भाजपा नहीं है, लेकिन जहां जिन राज्यों का नाम लिया वहां कांग्रेस भी नहीं है। देश के बड़े 8-10 राज्य यदि हम देखें जहां सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, वहां कांग्रेस शून्य में है, 0 में खड़ी है। तो ये कांग्रेस के लिए उपलब्धि नहीं है भाजपा का नहीं होना, क्षेत्रीय दलों के लिए उपलब्धि है। यदि कांग्रेस की उपलब्धि बन जाती है तब कहीं जो है इनको प्रसन्नता करना चाहिए, और चिंता इनको अपने बारे में चिंतन और चिंता दोनों करना चाहिए। ठीक है, एक बार अभिनव जी को इनको इन कर लेते हैं, अजय जी को। अजय जी, महत्वपूर्ण 2-3 सवाल उन्होंने उठाए, तो क्या ब्राह्मण होना नुकसान दे गया गोपाल भार्गव और रीति पाठक दोनों को, कि भाई सवर्ण तो ठीक है एडजस्ट होंगे नहीं भी होंगे तो चल जाएगा, बाकी के वर्गों को साधना ज्यादा जरूरी है, यही एक वजह थी क्या? नहीं प्रवीण जी, आप देखेंगे, आप एनालिसिस करेंगे तो पहले ही हमने डीसीएम के रूप में आपको राजेंद्र शुक्ल जी के रूप में एक सवर्ण आ गया। इसमें भी एक और शुक्ला है, कभी भी जात पात की भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सभी का साथ, सभी के विश्वास में बिलीव करती है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी वर्गों को या सभी क्षेत्रों को जो समाहित किया है, उसमें जात पात ठीक है अपनी जगह है, उसको आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आपको मैंडेट का सम्मान करना, आपको आकांक्षाओं का सम्मान करना, और उन लोगों को आपको स्थान देना निश्चित रूप से जो जिनसे आप जो, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस का युग है। मोदी जी ने देश में आज पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस की नई परिभाषा कर दी है, तो उस परिभाषा को कहीं ना कहीं जमीन पे भी उतारना है। तो आपको जनरेशनल शिफ्ट अगर करना है तो मतलब जो शामिल नहीं हुए वो नॉन परफॉर्मर थे, इसलिए शामिल नहीं हुए। मतलब 10 मंत्री करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद बाहर किए। गोपाल भार्गव जी देखेंगे प्रवीण जी, गोपाल भार्गव जी 2003 से ऑलमोस्ट सारे समय कैबिनेट मिनिस्टर रहे, एलओपी भी रहे भारतीय जनता पार्टी के जब सरकार नहीं थी। इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट ही इज एलओपी ऑफ, तो सारे समय वो कैबिनेट का पोर्टफोलियो उनके पास रहा। तो अमूमन ऐसा नहीं होता भारतीय जनता पार्टी को, अगर आपको कांग्रेस नहीं बनना है तो ऐसे चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार अभिनव जी को इन करते हैं। अभिनव जी, महत्वपूर्ण बात शर्मा जी ने कही कि जहां पे बीजेपी नहीं है वहां आप भी नहीं हो। और दूसरा, मैं इस बात पे जरूर आऊंगा, मैं थोड़ा रीजनल इसलिए भी रखता हूं कि राष्ट्रीय विषय के लिए बहुत सारे चैनल हैं, हम तो रीजनल पे ही बात करते हैं। एमपी में बहुत आसन्न है लोकसभा चुनाव, और ये जो संतुलन है इनका बहुत कमाल है। मतलब अगर हम देखें तो ये ठीक है, इनके सामने नहीं बोल रहा हूँ बीजेपी के, लेकिन है तो कमाल कैबिनेट जिस तरह का उन्होंने आज संतुलन बनाया। ये तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। दोनों बातों का जवाब देता हूं सर। मैं इतना कहना चाहूंगा, शर्मा जी को बस ये बताना चाहूंगा कि केरल में हम विपक्षी पार्टी हैं सबसे बड़ी, उसके बाद कर्नाटक में हमारी सरकार है, तेलंगाना में हमारी सरकार है, झारखंड में हमारी सरकार है, बिहार में हमारी सरकार है, हिमाचल में हमारी सरकार है। ठीक है, हम पंजाब में, बंगाल में, महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन वहां हम पूरी ताकत से खड़े हैं, तो हम कहीं कमजोर नहीं है। लेकिन सेंट्रल इंडिया छोड़ दिया जाए तो हम सब जगह मजबूती से खड़े हैं। बाकी रही बात मध्य प्रदेश की, पार्लियामेंट के मेंबर है, बिहार से कितने पार्लियामेंट के मेंबर हैं? देखिए, हम महागठबंधन, हमारी वहां पे सरकार चल रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, इंडिया का गठबंधन है। आप इसको मत देखिए कि वहां पे कौन है क्या नहीं है। झारखंड में हम सोरेन जी के साथ सरकार में है, हिमाचल में हमारी खुद की सरकार है, और जबरदस्त सरकार बनी है हमारी वहां पे।
नहीं शर्मा जी, हम इसी घमंड अहंकार, जो भाजपा का जो घमंड अहंकार है, उसको तोड़ने के लिए आगे जा रहे हैं और हमें आपकी सहानुभूति की जरूरत भी रहेगी। मैं कंप्लीट कर दूं कि यहां पर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हम नेगेटिव पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते, हम पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि जनता का भला हो, जनता को सुख सुविधाएं मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, अच्छी सड़कें मिले, हम वो मुद्दे उठाते हैं। तो यहां पर जैसे कैबिनेट बनी, हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो जातिगत तरीके से बातें चल रही हैं कि यहां से बनाया, तो इसमें कई लोग छोड़े भी गए, कई सीनियर लोग छोड़े गए, भूपेंद्र सिंह जी का नाम नहीं, और कई लोग हैं ऐसे, तो हमें उसमें नहीं जाना है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम भी यहां पर जीते हैं, हमारे पास भी सीटें आई हैं, और जहां तक देखा जाए, धार ले लें आप, छिंदवाड़ा ले लें, ग्वालियर मुरैना ले लें, हम कई जगह पर मजबूती से जीते हैं और हमारा वोट बैंक भी ऐसा टूटा नहीं है कि हम पूरी तरीके से बिखर गए। हम पूरी ताकत से, इनने जो मंत्रिमंडल बनाया है उसका जो फायदा इनको लेना होगा वो लेंगे। अगर इनने चुनाव को लेकर मंत्रिमंडल बनाया है, लेकिन हम जनता के विषयों को लेकर ही चुनाव में रहेंगे, जनता के मुद्दों पर ही चुनाव में रहेंगे। एक बार सुरेश जी को इस बात के साथ इन करता हूं जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी, विशाल लाल का मैंने भी नाम लिया, उनने भी लिया। अब आप देखिए, हम ये मान के चलें कि ट्राइबल की भी नई लीडरशिप, अभी तक हमने सवर्ण ब्राह्मण की बात कर ली, ट्राइबल की भी नई लीडरशिप डेवलप कर रही है बीजेपी। आप देखिए कि कुलस्ते हार गए, विशाल लाल नहीं बने, मीना सिंह नहीं बनी, ओम प्रकाश दुर्वे नहीं बने। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा कुछ पद है उनके पास अनुसूचित जनजाति का, उन्हें नहीं बनाया, संपतिया को बना दिया, बाकी भी और जो ट्राइबल है उन्हें नहीं बनाया। तो ये मतलब ये पार्टी का कायाकल्प ट्राइबल में भी हो रहा है, ये नहीं दिखता आपको सुरेश शर्मा साहब? नहीं, नई प्रतिभाओं को शामिल कर लेना और किसी सीनियर का रह जाना बहुत वो नहीं है। लेकिन एक आप गणित करिए, गणित देखिए कि अर्चना चिटनिस का नाम शाम तक था और विजय शाह का नाम नहीं था, लेकिन आखिरी दौर में विजय शाह का नाम सामने आ गया और अर्चना चिटनिस का नाम जो है, क्योंकि मेरे पास जो पहली सूची आई थी उसमें अर्चना चिटनिस था लेकिन विजय शाह नहीं था। लेकिन आखिर में शपथ लेने के टाइम पर विजय शाह जी आए और पहले नंबर पर उनको शपथ दिलाई गई। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ पुराने और प्रभावशाली नामों को रखते हुए नए नामों को जोड़ने का काम किया गया है। और ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि पीढ़ी परिवर्तन के साथ आज यदि कांग्रेस में भी हम देखते हैं कि कमलनाथ जी की जगह जीतू पटवारी जी आ गए तो निश्चित रूप से इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा तो करते रहना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को कि युवाओं को आगे ला करके उनकी ऊर्जा का लाभ लेना चाहिए और सीनियर्स को ये समझाना चाहिए कि ठीक है, आपने भी गोपाल भार्गव का जैसे धवले जी ने उल्लेख किया, अच्छा लगा ये उल्लेख कि भाई आप इतने साल तक कैबिनेट मंत्री रह लिए तो थोड़ा दिन विश्राम भी कर लो, कुछ लोगों के काम 5 साल काम देख लो, अगली बार आप आओ तो फिर देख लिया जाएगा। तो मुझे लगता है ये अनुसूचित जनजाति के लोगों में जो नेतृत्व नया जो है, क्योंकि देखिए उस जमाने के जो नेता थे, अपन प्रवीण जी समझते हैं इस बात को कि उस जमाने के जो नेता थे वो एक प्रकार से आदिवासी उस कल्चर के अधीन थे। आज आधुनिकता वाले हैं, तकनीक वाले लड़के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन लोगों के काम का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। एक बार धवले जी के पास चलते हैं, इसी सवाल को थोड़ा परिष्कृत करके लेके आता हूं। धवले जी, ये किसी वजह से निराश तो नहीं हो आपके, भाई कुलस्ते जी ठीक परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मंडला ट्राइबल आपके लिए बड़ा चैलेंज रहा है बीजेपी के लिए, मैं देख रहा हूं बीते 3 चुनाव से आप उसे चुनौती मान रहे हो, वो ठीक नहीं कर पा रहे, डिंडोरी ओम प्रकाश ठीक नहीं कर पाए, एक सीट आई एक नहीं आई, तो इसीलिए तय कर दिया। आप बहुत सारे मैं देख रहा था कि बहुत उमरिया गायब है, कटनी गायब है, शहडोल गायब है, ये भी जनजाति बहुल जिले ही कहलाते हैं, अनूपपुर से है हालांकि एक नाम। तो जब देख लिया कि भाई ये जो पुरानी ट्राइबल लीडरशिप है ये ट्राइबल को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, ये एक तरह से उस समाज के नेता नहीं है कि इनकी आवाज में वोट डल जाए, इसलिए नई लीडरशिप डेवलप करने के लिहाज से ये सब कैबिनेट में झलक दिखी क्या धवले जी? देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी ने ट्राइबल की लीडरशिप डेवलप करने से ज्यादा ट्राइबल के लिए या ट्राइबल लेड डेवलपमेंट के लिए हमेशा से काम किया है। सम्माननीय संपतिया जी के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि जिला उनका भी राजनीतिक करियर जिला पंचायत से शुरू हुआ है, जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुकी है, फिर सांसद रह चुकी है, अब आप आज मंत्री बनी है। निश्चित रूप से कुलस्ते जी का काम उस क्षेत्र में काफी रहा, महाकौशल में उन्होंने ट्राइबल्स के लिए काफी अच्छा काम किया है और आदरणीय अटल जी के समय से सांसद रहते हुए और विभिन्न विभागों के मंत्री रहते हुए उन्होंने अपना अपना दायित्व का सम्यक रूप से निर्वहन किया। अब बात रही आपको जनरेशनल शिफ्ट की, आप जब बात करते हो
तो आपको नई ऊर्जा के साथ में, नई आइडियोलॉजी के साथ में, नए विचारों के साथ में देश की जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने जाना पड़ेगा। जब आपको जाना पड़ेगा तो आपको इन नए चेहरों को, जो नए ऊर्जावान, क्षमतावान लोग हैं, उन लोगों को आपको कहीं ना कहीं मौके देने पड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनरेशनल शिफ्ट की राजनीति करती रही है, क्योंकि समय जनरेशनल शिफ्ट मांगता है और निश्चित रूप से जनरेशनल शिफ्ट पॉलिटिक्स के लिए बेहद ही उपयुक्त माध्यम है डेवलपमेंट के इंडेक्स को ठीक करने के लिए। एक बार अभिनव जी को इस बात के साथ इन कर लेते हैं। अभिनव जी, इनका हर दांव चल रहा है। आप देखिए कि इन्होंने रिफॉर्म, हम कह सकते हैं इसे, चलिए हो सकता है आप उस शब्द से सहमत नहीं हो, एक रिफॉर्म इन्होंने किया कि भाई इलेक्शन के वक्त इनको लड़ा दो, इनको टिकट दे दो, वो काम कर गया, वो जीत गए। अब उनने इसके बाद जो कैबिनेट बनाई वो कहा इनको हटा दो, ये नए ले आओ। अब ये आपको नहीं लगता कि अगर ये भी काम कर जाएगा तो ये मुश्किल तो कुल मिला के आपके लिए ही खड़ी होती है ना? भाई नया रिफॉर्म किया तो आपकी सीटें कम कर दी, अब और ये कर देंगे ठीक ठाक परफॉर्म तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। देखिए, डिलीवरी से मुझे लगता है डिलीवरी जो होती है वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और जो आपने वादे किए हैं वो वादे जनता आज बहुत समझदार हो गई, जनता देखती है। आज रिजल्ट भी जो है 20 साल के बाद भी आपने देखा होगा जनता प्रभावित हुई। लाडली लक्ष्मी से कह लो या शिवराज जी से कह लो आप, आज शिवराज जी कहीं भी नहीं है। आज जनता उनके लिए आंसू बहा रही है, मैंने देखा है, आप भी देख रहे होंगे कई जगह। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि किसी लीडरशिप को खत्म करके और फिर उसको आगे बढ़ाना, तो उसमें भी रिस्क होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ले रही है, अच्छी बात है। आपने भी तो लिया कमलनाथ जी को शिफ्ट करा के। नहीं, हमारे यहाँ भी देखिए वो तो एक शिफ्ट है, रिफॉर्मेशन है, ये भी मैं कह रहा हूँ। हमारे पूरे यंग जितेंद्र सिंह जी भी आए, वो भी युवा चेहरा है हमारे। उसके बाद उमंग सिंघार जी और हेमंत कटारे जी, जीतू पटवारी जी, तो ये हमारे यहाँ तो देखिए फाइट, हमारे फाइटर लोग हैं सब, उनको फाइट करनी थी। आपने दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का नेतृत्व भी सुबह से रात तक देखा होगा कि सुबह 8 से रात के 12 बजे तक ये लोग भी भागते थे। इस मतलब एक उसमें जाके नहीं देखे, हमने आवाज उठाने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन हमें जीत नहीं मिली यहां पर। लेकिन हम कोशिश लगातार जनता की आवाज उठाने की करेंगे। हम ऐसा तो नहीं है, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और जीतू पटवारी जी का आपने देखा होगा, इंदौर उज्जैन में जब रेला निकला सुबह से शाम तक, तो लाखों कार्यकर्ता सड़क पे थे। तो ये बताता है कि कांग्रेस से कार्यकर्ता जुड़ा है, जनता जुड़ी हुई है और वो चाहती है कि विपक्ष का हम सशक्त नेतृत्व करें, और वो करेंगे। उन्हीं ने लेकिन जीतू जी को वोट नहीं दिया। आऊंगा खैर, अभी एक बार ये फिर लंबा खिंच जाएगा मामला। सुरेश जी को इन कर लेते हैं। सुरेश जी, आज के विषय पर आपके साथ इसलिए मैंने जानबूझ के शुरुआत भी इसी करी कि भाई एक जर्नलिस्टिक जो है वो एनालिसिस आता रहे बाहर। शिवराज जी की क्या भूमिका देखते हैं आप, नंबर 1, और नंबर 2 कि ये जो मंत्री बाहर हुए, ये दबा छुपा मैसेज है या लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि साहब कायाकल्प चल रहा है, अब आपको विश्राम की तरफ जाना चाहिए, वानप्रस्थ की सोचें? निश्चित रूप से ये एक संदेश है कि अब आप विश्राम करिए, और करना भी चाहिए विश्राम को। जरूरी नहीं है कि ताजिंदगी जो है, क्योंकि भाजपा को अब इस बात की जरूरत नहीं है कि सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी ताजिंदगी रहेंगे, क्योंकि वो एक दौर ऐसा था जब उनकी जरूरत थी, क्योंकि नीचे कार्यकर्ताओं का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं बन पा रहा था। और अब तो कार्यकर्ताओं की दृष्टि से भी और समर्थन की दृष्टि से भी भाजपा बड़ी पार्टी है, इसलिए जो ये जल्दी जल्दी बदलाव होंगे। और मुझे लगता है आने वाले समय में तो और भी बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, और ये इस तरह के बदलाव होते रहना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों में बहुत ठहराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज विजन जो है वो समाप्त हो जाता है, एक सोचने का सीमा रहती है, उसके बाहर अब नए विजन के साथ नए लोग आ रहे हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन शिवराज जी, मैं वही बोल रहा हूँ, शिवराज जी के बारे में मैं अभी भी आपसे ये बात कह रहा हूं कि शिवराज जी अभी थके हुए व्यक्ति नहीं है। शिवराज जी के पास विजन है। चुनाव के अंतिम समय में भी उन्होंने लाडली बहना देके गेम चेंज कर दिया। ठीक है, भाजपा डर में नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रही होगी तो लेती रहे। नरेंद्र मोदी जी की प्रतिभा जो है वो अपनी जगह है, उनके कठोर निर्णय लेने के कारण वो देशव्यापी सर्वोच्च स्थान पर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में गेम चेंजर लाडली बहना हुआ था, और डर के मारे भाजपा न बोले तो वो उनकी चूक हो सकती है। लेकिन यदि शिवराज जी को कहीं भी उनका विस्थापन नहीं किया गया, तो मैं आज आपके चैनल पर फिर कह रहा हूं कि 22 से अधिक लोकसभा सीटें नहीं आएंगी। अब बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं धवले जी, जवाब दीजिए। आप शिवराज जी को इग्नोर नहीं कर सकते शर्मा साहब की नजर में, वो कह रहे हैं अभी भी गेम चेंजर हैं, मतलब वो धोनी वाले क्रम में रख रहे हैं कि भाई उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, आप भले कोहली ले आओ। प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी को जितने लोग फॉलो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को राजनीति देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने पोटेंशियल और अपनी कैपेबिलिटीज
की कभी भी इग्नोर नहीं करती। कैपेबिलिटीज का फुल यूटिलाइजेशन अगर कोई पार्टी करती है, अपने जो नेताओं की क्षमताओं का उपयोग कोई पार्टी करती है, तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और निश्चित रूप से आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवराज जी का नेतृत्व, जो उनका विजन है, वो आपको देश में, मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगा। और शिवराज जी ही हमारे जननेता थे, मध्य प्रदेश के जननेता रहेंगे, क्योंकि वर्षों तक उन्होंने अनबिटनली सरकार चलाई और उस सरकार की वजह से आज भी भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज और मैंडेट इंटैक्ट रहा है। तो निश्चित रूप से हमें गर्व है कि शिवराज जी जैसे जमीनी नेता भारतीय जनता पार्टी के पास में। प्रवीण जी, एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा। बताइए। कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने जात पात की, ओबीसी जनगणना की बात की थी और जातिगत जनगणना की बात की थी। 2 दिनों पहले इनके जनरल सेक्रेटरीज की लिस्ट आई है। 12 जनरल सेक्रेटरीज में मात्र 1 जनरल सेक्रेटरी ओबीसी के इन्होंने अपने संगठन में बनाए। अरे आपके पहले पूछ लिया मैं, ये आपके पहले पूछ लिया, जवाब ले लेते हैं। मैं आपको पहले ही पूछ लिया कि भाई इनका बलून आप फोड़ रहे हो, ये तो मैं बोल चुका हूं पहले ही। जवाब दीजिए अभिनव जी। वो कह रहे हैं कि भाई आप ये जो कॉम्बिनेशन बना पा रहे हैं, शब्द शायद नहीं बोला, भाव बता देता हूं, ये जो कॉम्बिनेशन बना पा रहे हैं, जातिगत, इलाकाई और परफॉर्मेंस और ये सब कुछ, आप चूक रहे हैं उसमें, और ये इनके लिए बेनिफिशियल है। नहीं देखिए, ऐसा कहीं भी नहीं है और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि एक लिस्ट आई है और 12 जनरल सेक्रेटरी चेंज हुए हैं और उसमें ऐसा हुआ है। ये हमारा बहुत बड़ा संगठन है। हमारे मुख्यमंत्री सारे ओबीसी रहे हैं, आपने देखा होगा, अभी भी चाहे छत्तीसगढ़ में देखा है चाहे राजस्थान में देखें, तो हमने कभी भी इस चीज़ को कभी आगे नहीं लाया। हम जो मुख्य मुद्दे होते हैं उसको दबाने की कोशिश भाजपा ना करे। हम जातिगत करना चाहते हैं तो चाहते हैं। ये महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है ऐसा, आप बताइए। महाराष्ट्र में वहां पे जो मुख्यमंत्री हैं वो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना, उप मुख्यमंत्री जो हैं और बाकी संघ नहीं चाहता है वहां की जातिगत जनगणना हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वहां पे मिसकम्युनिकेशन है तो जनता वहां उग्र है। वहां पे आंदोलन, मराठा आंदोलन, अगर मान लीजिए ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस जैसा लगने लगे तो आपको नहीं लगता कि ठीक है बाकी राज्यों में करो, यहां रोक दो, क्योंकि यहां तो यहां के मुताबिक योजना बनानी पड़ेगी ना आपको। मैं लोकसभा चुनाव हम तो उठा रहे हैं, हम तो यहां भी उठाएंगे। राहुल जी यहां पर, राहुल जी तो पूरे देश में उठा रहे हैं। जहां जहां वो बोलना चाहते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना लागू हुई है। मैं आपको रिजल्ट अभी बता रहा हूं आपको कि यहां पे भारतीय जनता पार्टी, ठीक है मैं तारीफ कर तो रहा हूं, शिखर पर है, अपने मध्य प्रदेश में शिखर पर है। और आप बात थोड़ी कर रहे हैं भाई, मिलके की तारीफ करिए। 29 सीटों से ऊपर तो जाएगी नहीं। गुजरात में जितनी सीटें उससे ऊपर तो जाएगी नहीं। उत्तर प्रदेश में पीक पर है अपने, उससे ऊपर तो जाएगी नहीं। अब उसे नीचे ही आना है। शिखर के ऊपर कुछ नहीं होता है, शिखर से इंसान सीधे नीचे ही आता है। बाय डिफॉल्ट आगे जाने की उम्मीद कर रहे हो आपके, जब ये नीचे आएंगे तो हम आगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम जनता जितना हमें सपोर्ट कर रही है, आप कभी सोचा था, कभी ऐसा नहीं था एक पीक होगा कि हिमाचल में सरकार नहीं बनेगी, कर्नाटक में सरकार नहीं बनेगी, बनी हमारी सरकार। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तेलंगाना में सरकार नहीं बनेगी, बनी हमारी सरकार। ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं बननी थी, नहीं बनी। ठीक, रोकूंगा, माफ कीजिए, कुछ कमी वक्त इजाजत नहीं देता इससे ज्यादा चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जाते जाते ये बात जरूर कहेंगे कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठाया बीजेपी ने। जिस तरह का जातिगत और इलाकाई संतुलन रिक्वायर्ड था सियासत के लिहाज से, वो फुलफिल किया। अब देखना होगा इन मंत्रियों का परफॉर्मेंस और इन्हें मिलने वाला पोर्टफोलियो, जिसके लिए शायद लंबा इंतजार करना भी ना पड़े। तो आज की इस डिबेट में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।